सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के लॉकिंग डिवाइसेस देखे हैं। उनके अंदर स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स, स्टड, इस तरीके के लॉकिंग डिवाइसेस को हम लोगों ने देखा और उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली। ये जो थे, ये थ्रेडेड लॉकिंग डिवाइसेस थे। मतलब कि उन सभी डिवाइसेस के ऊपर थ्रेड बने हुए थे और बिकॉज ऑफ द थ्रेड्स हम लोग उन डिवाइसेस को असेंबली के लिए इस्तेमाल में लाते थे। इसके लिए उनको कहा जाता था कि थ्रेडेड लॉकिंग डिवाइसेस। मतलब क्या है कि उनके ऊपर थ्रेड कटे हुए हैं, थ्रेड बने हुए हैं। लेकिन कुछ लॉकिंग डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर थ्रेड बने नहीं होते, जैसे कि वॉशर्स। वॉशर भी एक तरीके का लॉकिंग डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल लॉकिंग पर्पज के लिए असेंबलीज में किया जाता है। सो वो भी एक लॉकिंग डिवाइसेस का ही टाइप है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि शीट मेटल में हम लोगों ने दो मेटल की पतली शीट्स को जोड़ने का काम किया था। जिस चीज से उनको जोड़ा गया वो भी एक लॉकिंग डिवाइस था। उसको हम लोग रिवेट के नाम से जानते हैं। मतलब रिवेट बिना थ्रेड का बना हुआ रहता है, उसकी पूरी बॉडी प्लेन होती है, लेकिन फिर भी ये लॉकिंग करने का काम करता है। तो उनको नॉन थ्रेडेड फास्टनर्स भी कहा जाता है। उनको नॉन थ्रेडेड फास्टनर्स भी कहा जाता है। सो ऐसा ही एक नॉन थ्रेडेड फास्टनर्स जिसको कहा जाता है की, उस की के बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। सो कीज जो है इस्तेमाल के ऊपर से अलग अलग मेटल से बनाई जाती है। मोस्टली कीज का जो मेन मेटल होता है ये हमेशा सॉफ्ट रखा जाता है, क्योंकि कीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़्यादा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी बनाने की लागत कम आ जाती है। सो की को अगर हम लोग हार्डन मटेरियल से बनाएंगे तो प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि उसकी लाइफ तो एक्सटेंड होगी, लेकिन अगर कोई गलत ऑपरेशन या किसी असेंबली में चलते समय झटका लगने की वजह से कीज जो है ये हार्ड होने की वजह से वो जिसके अंदर बिठाई जाती है उन दोनों को वो डैमेज करने का काम कर सकती है। सो डैमेज होने से उन पार्ट्स को बचाने के लिए क्या किया हुआ रहता है, तो की का मटेरियल सॉफ्ट रखा हुआ रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कीज जो है ये माई स्टील से बनी हुई रहती है। सो इस्तेमाल के ऊपर से कीज के अलग अलग मटेरियल्स या मेटल्स मार्केट में अवेलेबल है कि उसको कौन सी जगह पे किस टेम्परेचर में इस्तेमाल करना है, किस पर्पज के हिसाब से या किस तरीके का लॉकिंग कीज के थ्रू प्रोवाइड करना है, उसके ऊपर कौन सी की सिलेक्ट करनी है या इस्तेमाल में लानी है, वो टेक्नीशियंस, क्राफ्ट्समैन्स या इंजीनियर्स तय करते हैं। सो की जो है ये एक मेटल से बना हुआ पार्ट होता है जो वेज की तरह लॉकिंग का काम करता है। ये जो है शाफ्ट के ऊपर बना हुआ की वे जो होता है, उस की वे के अंदर शाफ्ट से एक्सिस से पैरेलल बैठने का काम करता है, और जिसकी वजह से कीज पूरी तरीके से शाफ्ट और हब दोनों को जोड़ देती है। शाफ्ट और हब किसको कहा जाता है? शाफ्ट का मतलब क्या है? तो ये एक सिलेंड्रिकल राउंड सेक्शन होता है, और हब वो चीज होती है देखने के लिए शाफ्ट जिसके अंदर से इंसर्ट होता है मशीन के अंदर या मशीन पार्ट्स के अंदर। मतलब शाफ्ट को बिठा के लेने वाला ऐसा पार्ट जिसको कहा जाता है हब। सो जहां पे हम लोग थ्रेडेड फास्टनर्स को इस्तेमाल में नहीं ला सकते, वहां पे कीज का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये की जो है ये है टेम्पररी या सेमी परमानेंट फास्टनर्स। सो आप जब तक चाहे असेंबली को जो की से बनी हुई है उसको रख सकते हो, और जब जरूरत नहीं है आप की को निकाल दो, असेंबली डिसमेंटल हो जाएगी, मतलब काम करना बंद कर देगी। सो अगर बात करनी जाए तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि हमारे यहाँ पे जितने भी मशीन्स होते हैं उन मशीन्स के ऊपर पुली शाफ्ट के ऊपर बिठाने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है, गियर्स को बिठाने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या की को डायरेक्टली शाफ्ट के ऊपर बिठा सकते हैं? नहीं।
की को बिठाने के लिए शाफ्ट या फिर शाफ्ट के ऊपर जो भी चीज बिठाई जाती है उसके अंदर बना हुआ जो हब रहता है उसके ऊपर कीवे बनना जरूरी है। विदाउट कीवे हम लोग की को किसी भी जगह पे फिटिंग के लिए या असेंबली के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते। सो कीवे इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स while we are using keys to assemble any part. इसमें से पहली की जो हम लोग देखने वाले हैं उसे कहा जाता है पैरेलल की या फिर फेदर की। अगर आप ड्राइंग को देखोगे फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, इन डायग्राम्स के अंदर एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम यहाँ पे मैंने दिखाया है, उसके अंदर इस असेंबली के सभी पार्ट्स को नंबर और नामों के हिसाब से दर्शाया है। नंबर 1 जो है वो है की, नंबर 2 जो इंडिकेट कर रहा है वो है हब जहां पे शाफ्ट बैठ जाता है, नंबर 3 उस शाफ्ट का एक्सिस दिखा रहा है जो असेंबली में बिठा हुआ है। एक्सिस हमेशा हिडन होता है, विजिबल नहीं होता है, लेकिन वो प्रेजेंट होता है, उसको एज्यूम करके हम लोगों को चलना होता है। उसके बाद नंबर 4 से दिखाया गया है शाफ्ट, नंबर 5 स्क्रूइंग करके जो कीज को लॉक किया गया है वो स्क्रूज को इंडिकेट कर रहा है, नंबर 6 जो की के राउंडेड एंड्स हैं उनको दिखाया है, नंबर 7 थ्रेडिंग किया हुआ या अनथ्रेडेड जो सेक्शन होता है, मतलब कभी कभी कुछ कीज के ऊपर उस होल्स को थ्रेड बने हुए रहते हैं तो कुछ कीज के ऊपर थ्रेड नहीं होते, खाली आपको क्लीन होल मिलेगा। और उन्हीं की के ऊपर एक छोटा सा होल दिखाया हुआ है नंबर 8 से। ये छोटा सा होल क्या है, ये थ्रेडेड होल होता है और इसका क्या इस्तेमाल है मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है फेदर की का। फेदर की असेंबली का जो डायग्राम है उसके अंदर जितने भी उसके मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है, पार्ट्स है, उसको मैंने इंडिकेट किया है। अभी हम लोग आगे फेदर की के बारे में जानकारी लेते हैं। फेदर की जो है इसके जो एंड्स होते हैं, दोनों सिरे जो होते हैं ये राउंडेड होते हैं, जैसे नंबर 6 में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इंडिकेट किया हुआ है। कुछ असेंबलीज में इस्तेमाल के लिए इनको फ्लैट भी रखा हुआ रहता है, मतलब पर्पज के हिसाब से ये राउंडेड होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल ये राउंडेड ही रहते हैं, लेकिन कुछ जगह पे इनको फ्लैट रख के भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके ऊपर दो होल्स बने हुए रहते हैं, ये दो होल्स जो है की के ऊपर बने हुए ये थ्रेडेड भी रहते हैं या फिर अनथ्रेडेड भी रहते हैं, मतलब आपको थ्रेडेड होल वाले भी कीज मिलेंगी मार्केट में और अनथ्रेडेड होल्स वाली भी की अवेलेबल होगी। जब भी कभी असेंबली में कीज लूज होने की चांसेस ज़्यादा होती है या वाइब्रेशन ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से की लूज हो सकती है, तो ऐसी जगहों पे क्या किया हुआ रहता है, उसके अंदर थ्रेड बने हुए रहते हैं और सेम मैचिंग करने वाले थ्रेड जो है ये शाफ्ट के ऊपर भी बने हुए रहते हैं। की बिठाने के बाद सीधा स्क्रू के जरिए क्या किया जाता है, शाफ्ट के साथ में उसको लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो की शाफ्ट के साथ में पूरी तरीके से लॉक हो जाती है। और जब भी कभी शाफ्ट घूमता है ज़्यादा वाइब्रेशन होने के बावजूद भी की जो है ये अपनी जगह से हिलती नहीं है और असेंबली पावर ट्रांसमिशन या मोशन को ट्रांसमिट करने का जो काम है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। अगर हम लोग बात करेंगे वो छोटे होल की जो की के ऊपर दिखाया गया है टॉप व्यू में, ये नंबर 8 से मैंने आपको दिखाया है। ये जो स्मॉल थ्रेडेड होल है, ये स्मॉल थ्रेडेड होल का काम क्या होता है, ये वैसे तो कभी असेंबली में इस्तेमाल में नहीं आता है, लेकिन जब इन कीज को आप असेंबली के लिए इस्तेमाल करते हो उस समय पे जब ज़्यादा वाइब्रेशंस या ज़्यादा टॉर्क में एक चीज़ें काम करती है तो उस समय पे कीज जो है ये घिस के उस कीवे के अंदर पूरे तरीके से अपने आप को लॉक कर देती है, जिसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी कीज खराब हो जाती है और उसको निकालना है, उस समय पे कीज को नॉर्मली निकालने का जो फंक्शन होता है वो होता नहीं है, तो उस समय पे कोई ऐसा टूल भी नहीं होता जो कीज को उन जगह से आराम से निकाल पाए। वहां पे क्या होता है, कीज निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वो मुश्किल कम करने के लिए क्या किया रहता है, की के ऊपर एक छोटा थ्रेडेड होल बिठाया जाता है या बनाया जाता है। जिसकी वजह से उस थ्रेड के अंदर आप स्क्रू डाल के उसको लॉक करके उस की के साथ में डायरेक्टली आप स्क्रू को जैसे खींचोगे प्लायर से या अदर किसी टूल से,
तो वो की को क्या कर देता है, बाहर निकालता है। उसके अलावा बेटर ऑप्शन ये भी रहता है कि कुछ लोग प्लेट को इसके ऊपर रखते हैं, स्क्रू से की को लॉक कर देते हैं और उस प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से की जो है उन जगह से निकल के बाहर आ जाती है और असेंबली में से इसको इस तरीके से डिसमेंटल किया जा सकता है। उसके लिए ही ये स्मॉल थ्रेडेड होल जो है वो स्मॉल थ्रेडेड होल बना हुआ रहता है। मैंने पहले ही बोला था कि फेदर की को ही पैरेलल की के नाम से पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है, बनाने के लिए आसान है, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होती है, या मार्केट में नहीं तो आप खुद इसको वर्कशॉप में डिज़ाइन कर सकते हो या मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ये जो की है इसका इस्तेमाल यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को ट्रांसमिट करते समय किया जाता है। यूनिडायरेक्शनल टॉर्क का मतलब क्या है, अलग अलग दिशा में जब भी कभी आपको स्पीड को घुमाना है या मोड़ना है उस समय पे इस की का उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वेरिएशन स्पीड का कितना भी रहने दो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है, जब इन कीज को स्क्रू के साथ में असेंबली में इस्तेमाल करते हैं या स्क्रू के द्वारा इनको फिट किया जाता है कुछ जगहों पे, उस समय पे स्क्रू का हेड जो है ये की के अंदर चला जाता है, ना कि की के सरफेस के ऊपर रहता है। अगर वो की के सरफेस के ऊपर रहेगा तो ये असेंबली को डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए ध्यान में रखना है। भले ये स्क्रू के साथ में शाफ्ट से कनेक्ट हो जाएगी, फिर भी स्क्रू का जो हेड रहेगा ये हेड हमेशा की के बॉडी के अंदर चला जाता है, उसका किसी भी असेंबली को डिस्टर्बेंस नहीं होता। जहां कहीं भी एक्सियल मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है, मतलब एक्सिस के साथ में, शाफ्ट के एक्सिस के साथ में घूमने वाली गति जिसको हम लोग कहते हैं उसी को एक्सियल मूवमेंट कहते हैं। मतलब एक्सिस के साथ में या एक्सिस जो है शाफ्ट का उसके साथ में घूमने वाला, तो ऐसा मूवमेंट जब रिक्वायर्ड होता है तो उस समय पे कीज के अलग अलग फिटिंग्स को इस्तेमाल किया जाता है। वो किस तरीके का फिटिंग रिक्वायर्ड है, क्या आपको कीज को ज़्यादा टाइट फिट करना है या लूज फिट रखना है, या फिर वो स्लाइड हो सके असेंबली के अंदर नॉर्मल फिटिंग करना है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके हिसाब से डिफरेंट टॉलरेंसेस कीज के ऊपर, शाफ्ट के ऊपर बने हुए कीज के ऊपर, कीवे के अंदर, या फिर हब के अंदर बने हुए कीवे जो रहते हैं उसके ऊपर किया हुआ मिलेगा। उन टॉलरेंस के हिसाब से फिर आपको क्या मिलता है, कीज का साइजेस मिलता है, और शाफ्ट के ऊपर का और हब के अंदर का जो कीवे रहता है उसका साइजेस मिलता है, और उसके हिसाब से उनको बनाया जाता है। जैसे फिगर नंबर 3 में अलग अलग टाइप के टॉलरेंस इस्तेमाल करके टाइट फिट बनाया गया है, लूज फिट बनाया गया और स्लाइडिंग फिट बना हुआ आपको मिलेगा। ये इस्तेमाल के ऊपर कहाँ पे आपको किस तरीके का फिट की के साथ में रिक्वायर्ड है उसके ऊपर वो तय होता है या डिपेंड होता है। की जो है ये उसकी विड्थ और थिकनेस के हिसाब से पहचान में आती है या पहचानी जाती है या स्पेसिफाई की जाती है। उसका स्पेसिफिकेशन के लिए अगर हम लोगों को विड्थ फाइंड आउट करनी है, इफ d इज द डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट, हम लोग अगर d को शाफ्ट का डायमीटर कंसीडर करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि जो कीज होती है इनको शाफ्ट के हिसाब से बनाया जाता है। शाफ्ट के डायमीटर के हिसाब से उनको बनाया जाता है, प्रोपोर्शन में, एक रेशियो में बनाया जाता है, एक गुणोत्तर में बनाया जाता है। अगर d जो है कैपिटल D, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे शाफ्ट का डायमीटर, तो की जो विड्थ है वो विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो W, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला मैंने लिखा है वो देखोगे तो आपको पता चलेगा, W इज इक्वल टू 1/4 इंटू D प्लस 2 मिलीमीटर। ये जो है ये विड्थ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है किसी भी की का, या बोले तो फेदर की का। और जो नॉमिनल थिकनेस की फाइंड आउट करनी है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कौन सा है, तो T इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय W। W मतलब विड्थ ऑफ द की। तो आपको की का विड्थ फाइंड आउट करना है, जिसके ऊपर से आप बाद में इसका जो थिकनेस है की का वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ हम लोगों ने देखी है ये है फेदर की के बारे में, कि फेदर की क्या है, जिसको हम लोग पैरेलल की के नाम से भी जानते हैं, उसकी असेंबली कैसे जनरेट होती है, उसके कौन से पार्ट्स किस नामों से पहचानते हैं। तो इसको मैंने पूरे तरीके से आपको इस स्लाइड के अंदर बताया है। नेक्स्ट हम लोगों को जिसके बारे में जानकारी लेनी है वो है जिब हेड की। जिब हेड की क्या है उसके बारे में पूरे तरीके से हम लोग आगे जानकारी हासिल करेंगे।
सो जीभ हेड की को कुछ लोग टेपर जीभ हेड की के नाम से भी पहचानते हैं, कुछ लोग उसे टेपर एंड जीभ हेड की के नाम से भी पहचानते हैं। सो जीभ हेड की क्या है और उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, वो हम लोग इस स्लाइड के अंदर सीखने वाले हैं। सो जी भेड़ की बात करेंगे तो जी भेड़ की का एक सिरा जो रहता है ये साइज में बड़ा रहता है और दूसरा एंड जो रहता है ये साइज में छोटा बना हुआ रहता है। सो जब हम लोग इसको नॉर्मल आंखों से देखते हैं हम लोगों को इसके सेक्शन को टेपर बना हुआ दिखाई देता है, इसीलिए कुछ लोग इसे टेपर जी भेड़ की के नाम से भी पहचानते हैं। ये जो टेपर और साइजेस जीभ हेड की के लिए बनाई जाती है, सो जो टेपर का रेशो रहता है, ये टेपर का रेशो मतलब जो यहाँ पे उतार या इंक्लिनेशन जीभ हेड की को दिया हुआ रहता है, इसका जो टेपर का रेशो रहता है ये रेशो रहता है 1:100। कितना रहता है? 1:100। ये टेपर का रेशो टेपर हेड जीभ हेड की टेपर हेड जीभ हेड की जो है उसे दिया हुआ रहता है। मतलब क्या है, टेपर जीभ हेड की जो है उसका रेशो कितना रहता है टेपर का, तो 1:100। सो अगर जीभ हेड की को हम लोगों को बताना है तो यह रेक्टेंगुलर शेप में होती है। इसका एक एंड जो है या बड़ा एंड जो होता है उस बड़े एंड में इसे एक हेड बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से यह की जो है उस हेड की वजह से ये की हम लोग किसी भी असेंबली में इजीली फिट कर सकते हैं या उसको असेंबली से इजीली निकाल भी सकते हैं। ये जो जीभ हेड की है, यह जीभ हेड की विड्थ में पैरेलल होती है, मतलब विड्थ में ये समांतर होती है, विड्थ में कोई डायमेंशनल डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन बात करेंगे हम लोग इसके थिकनेस की, तो ये थिकनेस में कैसे हो जाती है, एक एंड में बड़ी और दूसरे एंड में छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से सेक्शन जो हम लोगों को जी भेड़ की का दिखता है वो कैसे दिखता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो टेपर सेक्शन में दिखता है और उसी के हिसाब से इसका टेपर रेशो निकाला जाता है। और वो टेपर रेशो कितना होता है, तो 1:100। ये जहाँ पे हाई स्पीड में टॉर्क को ट्रांसमिट करना है वहाँ पे किसी काम की नहीं होती है। सो ऐसी जगहों पे हम लोग जी भिड़की का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हाई स्पीड में टॉर्क एक जगह से दूसरी जगह हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ पे ये फेलियर हो जाती है, इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जहाँ भी असेंबली को इंस्टेंटली स्टार्ट करना है, बना के पावर को ट्रांसमिट करना है, टॉर्क को ट्रांसमिट करना है और वहाँ पे हेवी लोड नहीं है, हेवी स्पीड नहीं है, ऐसी नॉर्मल जगहों पे जी बेड की को इस्तेमाल में लाया जाता है। सो मैंने पहले आपको बोला है कि जी बेड की जो है या कोई भी की जो है ये स्पेसिफिकेशन किस तरीके से बनाती है, तो या उस कीज के स्पेसिफिकेशंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये सभी डिपेंड होता है जो शाफ्ट है उसके डायमीटर के ऊपर। तो शाफ्ट के डायमीटर के हिसाब से इन कीज की साइजेस बनाई जाती है या मिलती है। सो जैसे हम लोगों ने फेदर की के बारे में देखा, सेम एज इट इज हम लोग एक एग्जाम्पल जीभेड़ की का भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे जिस फॉर्मूले से जीभेड़ की के पार्ट्स के साइजेस फाइंड आउट किए जाते हैं उस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे पूरे तरीके से स्पेसिफिकेशन देखेंगे। सो जी भेड़ की का जो हाइट है एच करके दिखाया गया है ड्राइंग में फिगर नंबर 4 में। सो उस एच को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया है वो फिगर नंबर 6 में मैंने वहां पे इंडिकेट किया है, एच इज इक्वल टू 1.75 इंटू टी। टी का मतलब क्या है, तो हो गया थिकनेस। बी मतलब क्या है, विड्थ जो है, ब्रेड जो है किसका, तो हेड का, वो ब्रेड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, 1.5 इंटू टी मतलब थिकनेस ऑफ अ की। उसके बाद डब्ल्यू मतलब विड्थ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, तो 1 डिवाइड बाय 4 इंटू डी
प्लस 2। इससे हम लोग क्या मिलेगा, की का विड्थ पता चलेगा। और नॉमिनल थिकनेस जो है की का, वो फाइंड आउट करने का तरीका 2/3 इंटू डब्ल्यू। एंगल ऑफ चाम्फर कितना है, तो 45 डिग्री है। इसका एंगल ऑफ चाम्फर जो होता है की का, वो कितना होता है, 45 डिग्री होता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट दिया है 46 मिलीमीटर। सो विड्थ को फाइंड आउट करना है, तो उस विड्थ के फॉर्मूले को वहां पे क्या किया गया है, ड्राइंग में दिखाया गया है। फिगर नंबर 6 में अगर हम लोग देखेंगे तो 1/4 इंटू 46 प्लस 2 कितना हो गया, 11.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 13.5 राउंडेड ऑफ 14 मिलीमीटर। मतलब क्या है कि 13.5 चाहिए हम लोगों को, वो कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ 14 मिलीमीटर हम लोग उसको कर सकते हैं। सो राउंड ऑफ क्यों किया गया है, क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जहां पे हम लोगों को 13.5 ये डिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 14 मिलीमीटर कंसीडर किया गया है। वैसे ही थिकनेस की बात करेंगे, तो थिकनेस फाइंड आउट करना है, तो टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू विड्थ मालूम है हमको 13.5 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। हाइट फाइंड आउट करना है, तो 1.75 इंटू टी इज इंटू टी का मतलब क्या है, टी कितना मिला है 9, तो 9 इज इक्वल टू 15.75 मिलीमीटर। सो 75 मिलीमीटर हम लोग कर सकते हैं क्या चेक, वर्नियर से नहीं, तो हम लोग उसको किस में कंसीडर करेंगे, 16 मिलीमीटर में। एंड ब्रेड 1.5 इंटू थिकनेस मतलब इंटू 9 अगर करेंगे तो इज इक्वल टू 13.5 मिलीमीटर। सो इस तरीके से कीज के स्पेसिफिक जो डायमेंशंस है उनको हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है वुडरफ की के बारे में। ये जो की है, इस की का ऊपर का अगर हम लोग पार्ट देखेंगे तो ऊपर का पार्ट हमको कैसे मिलेगा, फ्लैट। और उसका नीचे का जो एरिया होता है ये कैसा मिलेगा, हाफ राउंड सेक्शन में या गोलाकार बना हुआ मिलेगा। सो इस की का जो हाफ राउंडेड पार्ट होता है, ये हाफ राउंडेड पार्ट बिठाने के लिए वैसा ही हाफ राउंडेड सेक्शन या ग्रू जो होता है वो शाफ्ट के ऊपर बना हुआ रहता है, जिसके अंदर ये हाफ राउंडेड सेक्शन जो है ये जाके बैठ जाता है और फिर असेंबली इसके ज़रिए जनरेट की जाती है। इन वुडरफ की का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में किया जाता है, मशीन के पार्ट्स को असेंबल करने के लिए या इंजन के पार्ट्स को जोड़ने के लिए। इस की का इस्तेमाल हल्के टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, मतलब जहां पे ताकत कम है, स्पीड की रिक्वायरेशन कम है, ऐसी असेंबलीज के अंदर वुडरफ की को क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। इस की का जो ऊपर का फ्लैट सिरा रहता है, ये असेंबली होते समय शाफ्ट के ऊपर थोड़ा सा रह जाता है, जो कि बाद में हब के ऊपर बने हुए कीवे के अंदर जाके बैठ जाता है, जैसे कि फिगर नंबर 6 में असेंबली दिखाई है। और फिर उसकी वजह से ये जो ऊपर का फ्लैट सेक्शन है वो क्या करता है, हब के अंदर एक लॉकिंग जॉइंट प्रोवाइड करता है। इन की का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। इसके अलावा जहाँ पे भी टेपर फिटिंग्स शाफ्ट के ऊपर प्रोवाइड करनी है, ऐसी टेपर जगहों पे की के द्वारा फिटिंग करने के लिए इस वुडरफ की का इस्तेमाल किया जाता है। सो की के स्पेसिफिक डायमेंशन जो है उनको फाइंड आउट करने का तरीका आगे फॉर्मूला में मैंने बताया है। जैसे कि रेडियस जो है की का, उस रेडियस को फाइंड आउट करना है, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, r इज इक्वल टू d/3। ड्राइंग में मैं आपको r कहाँ पे है ये अभी इंडिकेट करके दिखाता हूँ। सो इस की के रेडियस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला d/3 है। और थिकनेस जो है की का, तो थिकनेस को मैं राउंड करके दिखाया है फिगर नंबर 7 में। सो टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू d/6। तो अगर हमारे पास में 30 डायमीटर का शाफ्ट
मौजूद है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो की है उस की के स्पेसिफिकेशन क्या आएंगे, तो उसका रेडियस 30 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स और उस की का थिकनेस इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर्स होना चाहिए। तो ये हो गया किसी भी वुडरफ की के बारे में साइजेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और उनको फाइंड आउट करने का तरीका। सो असेंबली करते समय जैसे कीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो कीज के जैसे ही फंक्शनल लेकिन जो डायरेक्टली जॉब के ऊपर बना हुआ रहता है, ऐसे पार्ट का भी हम लोग इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेने वाले हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हम लोग स्प्लाइंस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, उसके साथ में सरेटेड जॉब्स के बारे में भी या जो सरेटेड पार्ट्स के बारे में भी हम लोग या सरेशन के बारे में भी जानकारी हम लोग लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सरेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली थी, लेकिन थोड़ा सा उसको रिव्यू इस के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो स्प्लाइन क्या है, सरेशन क्या है और कीवे और स्प्लाइन एंड सरेशन का डिफरेंस क्या है, ये हम लोग इसके अंदर जानकारी हासिल करेंगे। स्प्लाइन मतलब गियर के जैसे दिखने वाले टीथ शाफ्ट के ऊपर बनाए जाते। सो फिगर नंबर 2 को अगर आप देखोगे तो फिगर नंबर 2 का जो ए पार्ट है, उस ए पार्ट के अंदर यहाँ पे शाफ्ट के ऊपर क्या किया हुआ है, गियर के जैसे टीथ बनाए हुए हैं। और उसी को क्या कहा जाता है, जब शाफ्ट के ऊपर वो गियर के जैसे टीथ बने हुए हैं, टीथ सिमिलर लाइक अ गियर, ऐसा लिखा है मैंने वहां पे। तो वो जो सेक्शन है, वो सेक्शन या वो शाफ्ट जो है उसको कहा जाता है स्प्लाइंड शाफ्ट। और सेम वैसे ही टीथ सिमिलर साइज के कहाँ पे बने हुए रहते हैं, तो हब में बने हुए रहते हैं। और ये टीथ जब एक दूसरे के साथ में मैच हो जाते हैं, तब वो पावर ट्रांसमिशन का काम करते हैं। सो फिगर नंबर 2 में अगर हम लोग बात करेंगे ड्राइंग बी की, तो ड्राइंग बी में ये असेंबली जो स्प्लाइन के साथ में की गई है, दो गियर्स को जोड़ा गया है, तो वो असेंबली स्प्लाइन के साथ में दिखाई है। स्प्लाइन में असेंबली को होल्ड करके रखने की और पावर ट्रांसमिट करने की ताकत ज़्यादा होती है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास पावर ट्रांसमिशन के लिए मतलब गति या पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारे मीडिया अवेलेबल है, लेकिन जिससे गति सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रांसमिट होती है, यह है गियर मैकेनिज्म। सो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये स्प्लाइन की वजह से क्या होता है, जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, गति या टॉर्क एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है, तो वो परफेक्टली बिना किसी रिडक्शन का उस जगह तक पहुंचाया जाता है। तो ये बेनिफिट है स्प्लाइंड शाफ्ट का। सो जहाँ पे कीवे इस्तेमाल में नहीं आते, की और कीवे इस्तेमाल में नहीं ला सकते, वहाँ पे स्प्लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पे स्प्लाइन का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे की और कीवे को पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल में लाया जाता है। सो स्प्लाइन शाफ्ट और हब का इस्तेमाल मोटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पे है, वहाँ पे किया जाता है। सो सबसे ज़्यादा इन असेंबलीज को पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सो पावर ट्रांसमिशन कहाँ पे होती है, तो ये मोटर के थ्रू की जाती है। तो जहाँ पे मोटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है या मोटर्स को दूसरी जगह पे पावर ट्रांसमिशन के मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं, तो स्प्लाइन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या स्प्लाइंड शाफ्ट या हब का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग जानकारी जिसके बारे में लेने वाले हैं वो है सरेशन के बारे में, जो फिगर नंबर 2 में सी लेटर से इंडिकेट किया गया है। सो जहाँ पे हम लोग की का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्प्लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ना ही वहाँ पे हम लोग थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसी जगहों पे हम लोगों को सरेटेड शाफ्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सरेटेड शाफ्ट्स दिखने के लिए नर्लिंग की तरह ही होते हैं, स्ट्रेट नर्लिंग की तरह ही होते हैं। उसके पूरे बॉडी में क्या किए हुए रहते हैं, या फिर बॉडी के एक किसी एक एंड सेक्शन में
पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्या किया हुआ रहता है, स्ट्रेट लाइंस मार्क की हुई रहती है। ये स्ट्रेट लाइंस नहीं होती है, ये कैसी होती है, पंचड लाइंस होती है। मतलब क्या है, उभार वाली लाइंस होती है। और सेम सेक्शन जो है सरेशन का, सेम सेक्शन कहाँ पे बना हुआ रहता है, तो जो हब होता है वो शाफ्ट जहाँ पे बिठाया जाने वाला रहता है वहाँ पे किया हुआ रहता है। तो शाफ्ट और हब दोनों का डायग्राम फिगर नंबर 2C में दिखाया गया है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये जो है जब ये बैठती है तो देखो बैठने के बाद वहाँ पे ये डायरेक्टली पूरे तरीके से रिजिडली लॉक नहीं होती। इसको लॉक करने के लिए हम लोगों को नट या बोल्ट जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो क्या करता है, उन दोनों हब के ऊपर के और शाफ्ट के ऊपर के जो भी लाइंस है उन लाइंस को ज्यादा टाइटली होल्ड करने का काम करता है। देखो ये रिब्स बनाने के बाद, ये रिब्स जो है, ये रिब बनाने के बाद, रिब मतलब क्या है, वो लाइंस, उसको कहा जाता है रिब। रिब मतलब उभार वाली लाइंस, जो कि वहां पे बनाते समय डायमीटर जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है या फूल जाता है। तो ये लाइन बनने के बाद जब हम लोग नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये रिब्स जो है ये हब में बनी रिब्स के अंदर जाके बैठ जाती है एक दूसरे के अंदर, जैसे गियर के मैचिंग होते हैं, जैसे कि ये स्प्लाइन के मैचिंग दिखाए गए हैं, सेम एज इट इज वो अपने आप को वहां पे बिठा लेती है। और बैठने के बाद एक तो थिकनेस में कम होने की वजह से अगर ज़्यादा प्रेशर आ गया, फोर्स वहां पे अप्लाई हो गया तो ये घिसने के चांसेस होते हैं। इसीलिए उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, नट बोल्ट जैसी असेंबली को वहां पे इस्तेमाल करके उस असेंबली को क्या करते हैं, लॉक करते हैं, जिसकी वजह से इनकी फिटिंग टाइट होती है। और फिर वाइब्रेशन होने दो या ज़्यादा स्ट्रेस वहां पे आने दो तो उसका कोई भी असर उन असेंबली के ऊपर नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे लाइट वर्क काम है वहीं पे इन रिब्स या सरेटेड जो शाफ्ट्स होते हैं या हब होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो स्प्लाइन जो है, इन स्प्लाइन का बेस्ट एग्जांपल अगर हमको बताना है तो हमारा जो ड्रिलिंग मशीन है, उन ड्रिलिंग मशीन के ऊपर जो हम लोगों को पावर ट्रांसमिशन के लिए अटैचमेंट्स मिलती है, उसके अंदर मतलब स्पिंडल से एक शाफ्ट ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से हम लोग ड्रिलिंग मूवमेंट कर सकते हैं, ड्रिलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो फीडिंग हैंडल होता है या फीड रॉड होता है, उस फीड रॉड को जैसे आप ऊपर नीचे करोगे आपको यही स्प्लाइन वाला शाफ्ट स्पिंडल के अंदर बिठा हुआ दिखाई देगा, जो ऊपर पुली के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि की के साथ में जो असेंबली होती है वो कैसे दिखती है। फिगर नंबर 8 में वो दिखाया है। हॉलो पार्ट्स जो होते हैं किसी भी शाफ्ट के ऊपर बैठने वाले पार्ट के, उस हॉलो सेक्शन को क्या कहा जाता है, हब कहा जाता है। मतलब वो सेक्शन सर्कुलर होल के तौर पे दिखता है। ओके, और उसके अंदर भी क्या किया हुआ रहता है, कीवे। तो सर्कुलर हॉलो सेक्शन जो होता है उसके अंदर जो कीवे बना हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हब एंड कीवे। और शाफ्ट के ऊपर जो कीवे बना हुआ रहता है उसको कहते हैं शाफ्ट एंड कीवे। ओके, और उन कीवेज के अंदर क्या करते हैं, हम लोग की को बिठाते हैं। तो अलग अलग सेक्शन में जैसे गियर कैसे बिठाया गया है की के साथ में, ये भी हम लोगों ने फिगर नंबर 8 में दिखाया है। गियर दिखाया है, कीज की असेंबली वहाँ पे तो हम लोगों को मालूम है। फिर पुली की असेंबली दिखाई है, पुली दिखाई है, और उसके साथ में की को किस तरीके से बिठाया गया है शाफ्ट के ऊपर वो दिखाया है। इस तरीके की फिटिंग्स हम लोगों को मशीन के ऊपर देखने को मिलती है। सेकंड नंबर हम लोगों ने क्या देखा है कि स्प्लाइन देखा है। स्प्लाइन का ये कैसा रहता है, शेप कैसा रहता है, तो सिमिलर लाइक अ गियर टीथ, गियर के जो टीथ होते हैं उसके जैसा वो दिखता है, बराबर है। और बैठाने के लिए सेम थिकनेस सेम साइज के जो टीथ होते हैं वो हब के अंदर बनाए जाते हैं और उस हब को स्प्लाइन हब बोला जाता है। तो स्प्लाइन शाफ्ट और स्प्लाइन हब जब असेंबल होते हैं तो पावर और अच्छी तरीके से ट्रांसमिट होता है लाइक अ गियर सिस्टम। सो उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, तो सरेटेड शाफ्ट्स भी देखे हैं। मतलब कहाँ पे, जहाँ पे लाइट वर्क है, जहाँ पे स्प्लाइन बनाने का और बिठाने का वर्क नहीं है, जहाँ पे हम लोग कीवे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उस समय पे उन जगहों पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो सरेटेड शाफ्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो सिमिलर लाइक स्ट्रेट नर्लिंग ही होते हैं, देखने के लिए एक पर्टिकुलर लेंथ में उसको बनाया हुआ रहता है। इस्तेमाल के लिए कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसका बेस्ट एग्जांपल है तो हमारे बाइक का बाइक का चालू करने का जो किक होता है, उस किक के ऊपर जो शाफ्ट और जो पेडल होता है, वो पेडल जिस शाफ्ट के साथ में जुड़ा हुआ होता है उसके अंदर भी इसी तरीके का सरेटेड सेक्शन बना हुआ रहता है, जिसके ऊपर वो पेडल बैठता है और हम लोग किक मार के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अभी जिसके बारे में जानकारी लेनी है वो है हॉलो सैडल की। इससे पहले हम लोगों ने
सर्रेटेड शाफ्ट्स देखे, मतलब नर्ल शाफ्ट देखे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसमिशन के लिए दूसरा एक मोड कौन सा देखा, तो स्प्लाइंस देखा है। स्प्लाइन के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि की के साथ में असेंबली कैसे दिखती है, स्प्लाइन के साथ में कैसे दिखती है, या फिर सर्रेटेड जो शाफ्ट के एंड रहते हैं उसके साथ में असेंबलीज कैसे दिखती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये है हॉलो सैडल की। तो अभी हॉलो सैडल की के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये की भी 1:100 इस टेपर में बनी हुई रहती है। इसका एक एंड जो रहता है उसके अंदर हॉलो सेक्शन बना हुआ रहता है जो कि शाफ्ट के सर्कुलर सरफेस से मैच करता है जब भी फिटिंग किया जाता है। वो सेक्शन सर्कुलर होने की वजह से थोड़ा सा हॉलो दिखता है या खोखला हो जाता है, इसीलिए इसको हॉलो सैडल की भी कहते हैं। यह की पूरी लंबाई में टेपर बनी हुई रहती है। की इस तरीके की डिज़ाइन की वजह से की का हॉलो सेक्शन जो है ये शाफ्ट के ऊपर पकड़ बिठाता है। टेपर की वजह से जैसे ही की को हब के अंदर डाला जाता है ये हब के साथ में फ्रिक्शन होकर जुड़ जाती है, और जिसकी वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन बनता है और ये की जो है ये हब और शाफ्ट को अपनी जगह पे लॉक कर देती है। ये लॉकिंग जो होता है ये ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से हो जाता है। परंतु ये फ्रिक्शनल फिटिंग है, इसके लिए जहाँ पे लाइट वर्क है, जहाँ पे हेवी ड्यूटी ट्रांसमिशन नहीं है, फोर्सेस ज़्यादा अप्लाई होने वाले नहीं है, ऐसे लाइट वर्क में पावर को या टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए इस की का या इसकी असेंबली का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमको जो देखना है वो है फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल की को यहाँ पे ड्राइंग में बताया है। फ्लैट सैडल की का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है, मतलब अगर हम लोग इसको बराबर बीच में से काटेंगे तो हम लोगों को इसका एरिया कैसे मिलेगा, रेक्टेंगुलर मिलेगा। और पूरे तरीके से ये सभी साइडेड से फ्लैट होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल की को असेंबली में इस्तेमाल करने से पहले या फ्लैट सैडल की का इस्तेमाल करने से पहले शाफ्ट के ऊपर फ्लैट सेक्शन मशीनिंग करके बनाया जाता है। फ्लैट सेक्शन मशीनिंग करके बनाया जाता है। वो फ्लैट सेक्शन कहाँ पे है ये वो मैंने लिख के यहाँ पे इंडिकेट किया है। मशीनिंग के जरिए जब ये सेक्शन फ्लैट हो जाता है, ये कितना फ्लैट किया जाता है, जो की लेंथ है और विड्थ है उतना ही वो सेक्शन जो है ये मशीनिंग करके फ्लैट किया जाता है कि की वहाँ पे आराम से बैठ जाए। बैठने के बाद इसकी जो असेंबली है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके साइड में ही ड्राइंग में मैंने दिखाया है। इस की असेंबली का, फ्लैट सैडल की असेंबली का भले ही इस्तेमाल हेवी ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन में नहीं होता है, फिर भी ये पहले हम लोगों ने जो हॉलो सैडल की देखी थी उससे भी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करती है। और जहाँ पे हम लोग हॉलो सैडल की को इस्तेमाल में नहीं ला सकते उन जगहों पे फ्लैट सैडल की का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लैट सैडल की जो है, ये फ्लैट सैडल की उन शाफ्ट के ऊपर असेंबली करते समय उस जगह पे बैठ जाती है और फिर हब के ऊपर बना हुआ जो कीवे है ये कीवे के अंदर उसको लॉक किया जाता है। जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा रिजिड जॉइंट प्रोवाइड करती है और अपनी जगह से हिलती नहीं है। फ्लैट सैडल की जो है ये फ्लैट सैडल की स्पेसिफिकेशन हम लोगों को देखनी है कि उसको किस तरीके से उसके साइजेस को निकाला जाता है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोगों को की विड्थ फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू 1/4, मतलब 1/4 इंटू डी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस 2 मिलीमीटर्स। और उसकी की नॉमिनल थिकनेस अगर फाइंड आउट करनी है तो T इज इक्वल टू 1/3 इंटू W। W मतलब क्या हो गया, विड्थ।
जब आप विड्थ से 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थिकनेस मिलेगा, और ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपको विड्थ मिलेगा। सो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखाया है। डी, यहाँ पे डी मतलब शाफ्ट का डायमीटर कंसीडर किया गया है, कैपिटल डी। सो डायमीटर जो शाफ्ट का है वो अगर 24 मिलीमीटर रहेगा तो फॉर्मूले के अंदर ये सभी चीज़ें हम लोग डाल देते हैं। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे विड्थ, W इज इक्वल टू 1/4 इंटू डी की जगह पे क्या आएगा, जो डायमीटर है शाफ्ट का 24 मिलीमीटर वो डालना है, प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा 8 मिलीमीटर। ये क्या हो गया, की का विड्थ हो गया। अभी की का थिकनेस फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला के अंदर वो वैल्यूज डालते हैं, 1/3 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू की कीमत कितनी है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, तो 8 मिलीमीटर है, तो 1/3 इंटू 8 इज इक्वल टू 2.7। तो हम लोगों को 2.7 एग्जैक्टली ले सकते हैं क्या, नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो ना होते हम लोग अगर वर्नियर से भी बनाने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को उसके लिए एग्जैक्ट 3 मिलीमीटर राउंड फिगर कंसिडर करना पड़ेगा। तो 2.7 या फिर 3 मिलीमीटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको साइजेस को काउंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट सैडल की और उससे जुड़ी हुई जो उसके स्पेसिफिकेशन से या साइजेस है उसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे देख लिया है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी जिस कीज के बारे में हम लोगों को देखना है ये है टेंजेंटिनल कीज। सो ये जो कीज है, ये कीज का इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है जहां पे इम्पैक्ट करने वाला जो टॉर्क होता है, इम्पैक्ट मतलब क्या है, आघात, आघात करके रोटेशन में अलग अलग दिशा में जाने वाला जो टॉर्क होता है, ऐसे टॉर्क जहाँ पे पैदा होता है या ट्रांसमिट किया जाता है उन जगहों पे इन कीज का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो इम्पैक्ट टाइप हाई टॉर्क जो होता है, इम्पैक्ट मतलब आघात करने वाला, टॉर्क का मतलब क्या है, ताकत। सो सबसे ज्यादा जो टॉर्क होता है इम्पैक्ट करने वाला, उसको जहां पे अलग अलग डायरेक्शन में देना होता है या घुमाना होता है या घुमाया जाता है, ऐसी जगहों पे इन कीज का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। सो इस्तेमाल करते समय ये जो कीज है, ये कीज पेयर्स में आती है और इनका टेपर रेशियो क्या होता है, तो एक का 1:60 होता है, तो दूसरे का 1:100, ये टेपर रेशियो वहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। सो ये जो की है उनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा या किया जाता है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जहाँ पे फ्लाई व्हील्स है वहाँ पे या फिर रोलिंग मिल्स है, ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल कॉमनली किया ही जाता है। इन कीज को ड्राइंग में जैसे दिखाया है वैसे 120 डिग्री एंगल में शाफ्ट के ऊपर बिठाया जाता है। इसको बिठाते समय वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है जो डायग्राम में ऊपर की तरफ दिखाया है, और उस वेजेस का रेशियो कितना रहता है, तो 1:60। कीज का टेपर रेशियो 1:100। नेक्स्ट जिस की के बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है वो है राउंड की। जहाँ पे लाइट टॉर्क है वहाँ पे राउंड की का इस्तेमाल किया जाता है। ये अपनी बॉडी में पूरी तरीके से पैरेलल होती है, मतलब एक्सिस से पैरेलल होती है। जहाँ पे लाइट टॉर्क एप्लीकेशंस है वहाँ पे इस की का इस्तेमाल किया जाता है। इस की को बिठाने के लिए सर्कुलर कीवे का इस्तेमाल किया जाता है। यह की जो है ये शाफ्ट के एक्सिस से पैरेलल बिठाई जाती है। कीवे बनाने के लिए पहले शाफ्ट और हब को जोड़ा जाता है और ड्रिलिंग करके उसके अंदर हब बना हुआ रहता है, ड्रिलिंग करके उसके अंदर होल बनाया हुआ रहता है। सो की के स्पेसिफिक डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका डायमीटर जो है वो डायमीटर डी
शाफ्ट के लिए दिखाया गया है। मतलब शाफ्ट का डायमीटर बड़े डी से दिखाया जाता है। डायमीटर ऑफ द की फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल डी का इस्तेमाल किया हुआ है। सो स्मॉल डी इज इक्वल टू 1/6 इंटू कैपिटल डी। सो कैपिटल डी मतलब शाफ्ट का डायमीटर हो गया। सो एग्जाम्पल, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 30 मिलीमीटर। मतलब शाफ्ट का डायमीटर अगर 30 मिलीमीटर दिया हुआ है तो की का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए 1/6 इंटू 30 करना है। तो की का डायमीटर आपको कितना मिलेगा? 5 मिलीमीटर मिलेगा। सो 30 डायमीटर के शाफ्ट के लिए आपको 5 मिलीमीटर डायमीटर की का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है, ये भी राउंड की का ही एक टाइप है, लेकिन वो जो की है वो राउंडेड है, लेकिन साइज में वो डिफरेंट हो जाती है। एक तरीके से उसका एक एंड बड़ा होता है और दूसरा एंड छोटा होता है। तो राउंड की में ही ये आती है, लेकिन वो साइज में या देखने में टेपर शेप में होती है, इसीलिए उसको टेपर राउंड की के नाम से भी पहचाना जाता है। तो आगे हम लोग टेपर राउंड की जो है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सो ये जो है ड्राइंग में जो दिखाई दे रही ये है टेपर राउंड की, या उसी को कुछ लोग सर्कुलर टेपर की के नाम से भी जानते हैं। सो सर्कुलर टेपर की जो है उसका टेपर रेशो 1:100 होता है। उसको बिठाने के लिए शाफ्ट और हब के अंदर जो है ये टेपर होल बना हुआ रहता है, जहां पे ये की जाके बैठ जाती है। इसका इस्तेमाल उन असेंबलीज में किया जाता है जहां पे टॉर्क या फिर पावर ट्रांसमिशन का जो काम होता है या कार्य होता है ये लाइटली होता है। सो जब शाफ्ट और हब को असेंबल किया जाता है तो जहां पे ये टेपर की बिठाई जाती है वो सेक्शन हम लोगों को पूरे तरीके से हॉलो होल टेपर होल दिखाई देता है। लेकिन जब इनको अलग किया जाता है तो दोनों के ऊपर जो कीवे का सेक्शन मिलता है ये थोड़ा सा सेमी सर्कुलर कीवे टाइप मिलता है या दिखाई देता है। इसके बाद हम लोगों को जिस की के बारे में जानकारी लेनी है वो है संघ की। संघ की के मुख्यतः दो टाइप है, एक है पैरेलल संघ की और दूसरा जो है वो है टेपर संघ की। जितने भी टेपर कीज हम लोगों ने अभी तक देखे हैं उनके ऊपर 1:100 इस रेशो में टेपर बना हुआ रहता है। सेम एज इट इज टेपर संघ की जो है उसके ऊपर भी 1:100 ये रेशो बना हुआ रहता है। इन संघ कीज का इस्तेमाल चाहे वो पैरेलल हो या टेपर संघ की हो, उनका इस्तेमाल करते समय जो असेंबली जनरेट होती है उन असेंबलीज का मतलब शाफ्ट, हब और की एक साथ में जोड़ी जाए तो वो असेंबली किस तरीके से दिखती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब आधा कटा हुआ एरिया सेक्शन का वहां पे ड्राइंग में आपको दिखाई दे रहा है। फिगर नंबर 14 में पैरेलल संकी का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई दे रहा है असेंबली के साथ में, और टेपर संकी का फिगर नंबर 15 में क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो संकीज है इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर होता है, और जहां पे भी इनको बिठाया जाता है उन शाफ्ट और हब के ऊपर बीच में कीवेज बने हुए रहते हैं। मतलब कीवे आधा शाफ्ट के ऊपर मिलेगा तो आधा हब के अंदर मिलेगा, और इन्हीं के अंदर इन सन कीज को इस्तेमाल किया जाता है असेंबलीज क्रिएट करने के लिए। आगे जिस की के बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है वो है पेग फेदर की। पेग फेदर की जो है ये पेग फेदर की दिखने के लिए ड्राइंग में दिखाई है कैसी दिखती है वो, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इसके शेप और साइजेस की तो ये दिखने के लिए नॉर्मल फेदर की जैसी होती है, लेकिन इसके ऊपर एक सेंटर में पेग बना हुआ रहता है, और उस पेग का क्या इस्तेमाल है वो हम लोग इस में देखने वाले हैं।
शेप में और साइज में ये फेदर की तरह ही रेक्टेंगुलर होती है। और ये जो पेग है, ये पेग की के सेंटर में या फिर एजेस में बना हुआ मिलता है, जो कि सर्कुलर सेक्शन में बना हुआ रहता है। सो जहाँ पे भी इस की का इस्तेमाल करना होता है, चाहे वो शाफ्ट या हब के साथ में होने दो या कोई और असेंबली जहाँ पे ये की इस्तेमाल में लानी हो, वहाँ पे इस पेग को बिठाने के लिए एक होल बना हुआ रहता है जहाँ पे ये पेग जाके बैठ जाता है। तो इसके लिए स्क्रूइंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये पेग ही क्या करता है, एक लॉकिंग का काम करता है, जिसकी वजह से की का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट असेंबली में नहीं होता और जिसकी वजह से की लाइफ और असेंबली पार्ट्स की लाइफ भी बढ़ती है, कीवेज खराब होने से बच जाते हैं। सो इस पेग फेदर की का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो टेल स्टॉक का जो बॉटम होता है बैरल का, वहाँ पे इस बैरल के रोटेशन को ब्लॉक करने के लिए इस फेदर की का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ में ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होता है, उसके अंदर जो क्विल लगा हुआ रहता है, उसके साथ में भी असेंबली को लॉक करने के लिए और क्विल को घुमाने के लिए इस फेदर पेग की जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है या पेग फेदर की का इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो पेग फेदर की है, ये नंबर से, आईएस नंबर से दर्शाई जाती है, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कीज के बारे में तो हम लोगों ने जानकारी ली है कि कीज को किस तरीके से किन जगहों के पीस और किस पर्पज के हिसाब से इस्तेमाल में लाया जाता है या बनाया जाता है। लेकिन जब ये कीज असेंबली में जाती है, ये सॉफ्ट मेटल से बनी हुई रहती है। हमेशा इस्तेमाल करने समय इनको सॉफ्ट ही रखा जाता है, बिकॉज ये अगर हार्ड हो जाए, तो मैंने पहले ही आपको बताया था, तो ये क्या कर सकती है, शाफ्ट और हब का जो कीवेज है उनको डैमेज कर सकती है। अगर ये हार्ड मेटल की रहेगी तो पावर ट्रांसमिट भी होना है और पार्ट्स को डैमेज होने से बचाना भी है, इसके लिए की को सॉफ्ट रखा जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इसका लो कॉस्ट में होता है। सो इसकी वजह से इनको रिप्लेस भी किया जाता है। शाफ्ट और हब को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मशीन का पार्ट होता है, वो महंगा गिर सकता है रिप्लेसमेंट के लिए। तो ये जो कीज़ है कुछ समय के बाद ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उनको रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो रिप्लेसमेंट से पहले ये कीज जब चलती है, मूवमेंट करती है, उस समय पे वो अपनी जगह पे हब या फिर जो शाफ्ट का कीवे है उनके अंदर ये लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, और जिसकी वजह से इसको निकालना इजी नहीं होता है। इसके लिए जिस टूल को की को निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, उसको कहा जाता है क्या, तो की पुलर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, की पुलर। सो जैसे हम लोगों ने देखा है बेरिंग जो होती है फैन में, मशीन में, मोटर में, उनको निकालने के लिए एक टूल इस्तेमाल होता है, उसको बेरिंग पुलर कहते हैं। सेम एज इट इज असेंबली में से की को निकालने के लिए जो पुलर इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, की पुलर। सो की पुलर क्या है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो ड्राइंग में अभी हम लोग जो देख रहे हैं यह है की पुलर। फिगर नंबर 13 में की पुलर का एक फिगर या स्केच दिखाया हुआ है। सो की पुलर जो है, इस की पुलर के जरिए हम लोग शाफ्ट हब में से की को बाहर निकाल सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है या एडवांटेजेस क्या है, तो सेफली वो निकालता है। उसके बाद की को निकालने का जो तरीका ये फास्ट है कि हम लोग जल्द से जल्द उसको निकाल सकते हैं, टाइम नहीं जाता उसमें, टाइम बच जाता है। फिर ये जो की को निकालता है वो परपेंडिकुलरली निकालता है, तो उसके सभी एजेस डैमेज होने के चांसेस नहीं है। तो उसके ऊपर अगर कोई हम लोगों को थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क करना है तो उसको वो फिनिशिंग वर्क करके या फिनिशिंग टच देके उन कीज को दोबारा हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये भी उन की पुलर का बेनिफिट है। इन की पुलर का इस्तेमाल करके जिस तरीके से कीज को निकाली जाती है, उसकी वजह से कीज शाफ्ट के ऊपर का जो भी कीवे है, वो हब के अंदर का कीवे है, वो शाफ्ट या हब, इनको डैमेज होने से बचाया जाता है। मतलब इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डैमेज होने से बचती है अगर हम लोग की पुलर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये टाइम सेव करता है, ये लेबर के ऊपर की जो होने वाली कॉस्टिंग है उसको सेव करता है, और इसकी वजह से काम जल्द होता है, तो मशीन दोबारा वर्क करने के लिए रेडी हो जाती है। जहाँ पे भी कीज का इस्तेमाल किया जाता है असेंबलीज में, उन सभी जगहों पे वर्कशॉप में अंदर की पुलर रखा ही हुआ रहता है, जिसके द्वारा हम लोग कीज को
असेंबली में से निकाल सकते हैं। आज हम लोगों ने इस लेसन के अंदर की के बारे में जानकारी हासिल की और की को निकालने के लिए जो सेफ रिमूविंग टूल आता है, की पुलर के नाम से उसको जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। और यहाँ पे ये हमारा जो लेसन है की एंड की वे ये खत्म हो गया।